नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग जीआईसी जीएस के टेस्ट को लगातार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। आप लोग लगातार उस पे अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और उसी में से हमको पता चला, हमारे पास मैसेज आया कि लोगों को सब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत है टेस्ट की। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ठीक ढंग से हम लोगों ने प्लान किया और उसमें अभी हम आज की डेट में 2 टेस्ट स्टार्ट कर पाए हैं। एक है उसमें भूगोल और दूसरा है इतिहास, जिसका शेड्यूल भी यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों टेस्ट 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अप्रैल को समाप्त हो रहे हैं और 15 टेस्ट इसमें टोटल होंगे। 15 टेस्ट जीएस के, जैसे जीएस के जो आप दे रहे हैं उसमें तो 40 टेस्ट हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के 15-15, यानी कि सब्जेक्ट का जो हम करेंगे उसमें 15-15 टेस्ट होंगे। सारे टेस्ट में 80 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके 10 एक्सेस प्रेप ऐप पर उपलब्ध किए जा चुके हैं। वहाँ पे डेमो टेस्ट जाके दीजिए और डेमो टेस्ट देने के बाद में आप अपना इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जीएस का तो ये चल ही रहा है, 40 टेस्ट ये कल से स्टार्ट हो रहा है। हमारा जीएस का जो टेस्ट है ये कल से स्टार्ट हो रहा है, तो एडमिशन आज तक अगर आप उसमें कर लेते हैं तो आपका कोई भी टेस्ट छूटेगा नहीं। वैसे भी कभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो कोई टेस्ट छूटने वाला नहीं है, लेकिन कोई भी टेस्ट ना छूटे, साथ साथ चलें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें तो ये पूरा जीएस का 40 टेस्ट है और इसमें हर एक टेस्ट 40 क्वेश्चंस का है और 40 टेस्ट इसमें रखे गए हैं। बिल्कुल स्तरीय टेस्ट है। चलिए वैसे ही एक टेस्ट को हम देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसमें है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, तो ये तो सही है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है और किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। और जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ये सही है, बस ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि शुद्ध विलायक में किसी विलेय को मिलाने पर उसका जो क्वथनांक है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। वो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे जल विभव बढ़ने की बात की जा रही है। ठीक है, सतह पर उपस्थित जो विलेय है, तो यहाँ पर ये गलत है कि किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ये गलत हो जाएगा, है ना। यही आंसर है। शुद्ध विलायक में किसी विलेय को मिलाने पर उसका क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है। सतह पर उपस्थित विलेय के अणु वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं और विलेय मिलाने से विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जल विभव वास्तव में विलेय मिलाने पर क्या होता है, घटता है, ना कि बढ़ता है। क्या होता है? घटता है। यहाँ पर क्या दिया था? बढ़ता है। परासरण दाब के माध्यम से विलायक के प्रवेश को रोका जाना वैज्ञानिक रूप से संभव है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या परासरण के माध्यम से, परासरण दाब के माध्यम से इसको रोका जा सकता है, तो आप कहिए कि हाँ, इसको रोका जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। अब अगर ये फैक्ट आपको पता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आप दे देंगे। तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। तो कुशीनगर जनपद में, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और ये एक पवित्र बौद्ध स्थल है और यहाँ पर 6.1 मीटर महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है और ये मूर्ति बुद्ध के परिनिर्वाण यानी पार्थिव शरीर त्यागने की अवस्था, परिनिर्वाण का मतलब शरीर को त्याग देना, तो त्याग देने की अवस्था का प्रतीक है, इसलिए लेटी हुई ये प्रतिमा है। और पूरी प्रतिमा को लाल बलुआ पत्थर के केवल एक ही बड़े खंड से तराशा गया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। और भगवान बुद्ध को इस प्रतिमा में पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए दिखाया गया है। किधर? पश्चिम दिशा की तरफ उनका मुख है। तो ये दिशा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ मुंह है, पश्चिम दिशा की तरफ इनका मुख है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। तो ये जो बांध है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रामगंगा बांध है और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ऊंचा बांध है। ये कहाँ पर है? ये बिजनौर। कहाँ पर है? बिजनौर जिले में। ये रामगंगा नदी पर ही है, नदी भी यही है, यही नदी भी है और यहाँ पर ये स्थित है। और इस बांध में 128 मीटर
ऊंचाई है इसकी, 128 मीटर की ऊंचाई इस बांध की है और सिंचाई और जल विद्युत के उत्पादन की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। रिहंद बांध भी बड़ा है, परंतु ऊंचाई के मामले में रामगंगा प्रमुख है। रामगंगा सबसे ऊंचा है। वैसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो बड़े बांधों में रिहंद बांध भी आता है। अगला जो सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता वर्ड्स सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाता तो ये हो जाता एटा में जो है पटना, और अभी इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो ये महावीर है, महावीर स्वामी। ये कहाँ पर है? ललितपुर में। महावीर स्वामी ये ललितपुर में है। और ये जो है कुल क्षेत्रफल इसका 5.4 वर्ग किलोमीटर है केवल। स्थापना 1977 में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए की गई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है, सबसे बड़ा है, मतलब यही सबसे बड़ा है ही है। तो हस्तिनापुर का सबसे बड़े में नाम याद रखिएगा और महावीर स्वामी का सबसे छोटे में याद नाम रखिएगा। और जो वर्ड्स अगर सेंचुरी पूछ ली जाए तो वर्ड्स के मामले में आपको पटना याद रखना है। और अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है। वर्तमान में यूपी में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 11। और आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किस कारण से हवा का रंग फीका पड़ जाता है? तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। पीतल किससे बना होता है? तांबा, और तांबे के साथ आप मिला दीजिए जस्ता, तो तांबा और जस्ता ये पीतल इससे मिलकर बना होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बना होता है, और जब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिया करती है तो क्रिया करने के बाद, रासायनिक क्रिया करने के बाद में इसका जो कलर है वो क्या होता है? फीका पड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ध्यान रखिएगा। और पीतल की सतह पर एक काली या फीकी परत जम जाती है। ये एक संक्षारण प्रक्रिया है जो धातु की चमक को धीरे धीरे कम कर देती है। ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन सल्फाइड इस बदरंग होने की प्रक्रिया के लिए अधिक उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है तो ऑक्सीजन की तुलना में ये ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन भी दिया होता तो ये होगा, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा है, तो ये प्रभावी है, ज्यादा प्रभावी है, जिम्मेदार है, ये ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम, सभाघर या सैनिटेरियम या प्लानिटेरियम। तो इसको कहते हैं हर्बेरियम। क्या कहते हैं? हर्बेरियम। हर्बेरियम जो होता है ये क्या है? सूखे और दबाए गए पौधों के नमूनों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, और इन नमूनों को कागज की सीटों पर संरक्षित करके भविष्य के अध्ययन के लिए रखा जाता है। किस पे? कागज की सीटों पर संरक्षित कर दिया जाता है। इन फ्यूचर हम उसका अध्ययन कर सकें, उसके बारे में जान सकें, तो ये रख दिया जाता है। और प्रत्येक नमूने के साथ उसके वर्गीकरण और प्राप्ति स्थान की जानकारी भी क्या की जाती है? संलग्न कर दी जाती है। हर एक नमूना और उसके बारे में जानकारी, जिससे कि जो हम उसको देखें, पढ़ें, समझें, ठीक है, उसके बारे में जान पाए। और ये वनस्पति विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए एक संदर्भ स्रोत के तौर पर कार्य करता है, केंद्र के तौर पर कार्य करता है। स्थानीय जैव विविधता के दस्तावेजीकरण में हर्बेरियम की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, पीवाईक्यू है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा A1:7, 1:7। ये क्या होता है? चींटी। उसकी कुल शारीरिक भार के अनुपात में चींटी का जो मस्तिष्क है वो काफी बड़ा होता है, और ये अनुपात 1:7 का अनुपात होता है। और इतने छोटे जीव के लिए एक मान सकते हो आप कि इतनी जटिल तंत्रिका तंत्र संरचना एक आश्चर्यजनक तथ्य है। छोटा सा जीव होता है चींटी। हाथी का मस्तिष्क विशाल तो होता है, लेकिन उसके शरीर के वजन की तुलना में अनुपात उसका कम होता है। लेकिन अगर आप चींटी का देखोगे तो शरीर के अनुपात में उसका जो सर है वो काफी बड़ा होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अनुपात भी अधिक है, पर चींटी के अनुपातिक आकार की बात करें तो चींटी ज्यादा विशिष्ट है। ठीक है, तो इसमें आप चींटी को ध्यान रखेंगे, एंट को ध्यान रखेंगे। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिएगा।
निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। अब बताइए पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? पूरी पृथ्वी पर यह पाया जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, क्या पाया जाएगा? सेल्यूलोज पाया जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक यह होता है, जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में ये पाया जाता है और सबसे प्रचुर है। और कपास के रेशे सेलुलोज का लगभग शुद्धतम प्राकृतिक रूप माने जाते हैं। तो सेलुलोज के शुद्धतम प्राकृतिक रूप के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये कपास के रेशे। ये एक जटिल पॉलीसेक्राइड है जिसे मानव शरीर आसानी से नहीं पचा सकता। प्रकृति में कार्बन चक्र के स्थिरीकरण में इसकी भूमिका अत्यंत व्यापक होती है। ठीक है, अगर कार्बन चक्र के स्थिरीकरण में देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है सेल्यूलोज। अगला जो प्रश्न है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है एथेन, मेथेन, नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होकर उपरोक्त सभी करेंगे, ये गलत। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन। धान के खेत से खेतों में भरे पानी के कारण अवायवीय स्थिति, जो अवायवीय स्थिति वहां पे उत्पन्न होती है, हवा का न रह जाना, तो उसके कारण से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मीथेन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पर पाई जाती है धान के खेत में। अगर आपसे कहा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है, और मेथेन अगर देखा जाए तो एक ग्रीन हाउस गैस है, काफी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है ना, और वैश्विक तापन में ये काफी ठीक ठाक योगदान देती है। और मैथेजोनिक बैक्टीरिया इस गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो मैथेजोनिक बैक्टीरिया है वो जिम्मेदार है इसके उत्पादन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किसी द्विअंकीय संख्या के इकाई अंक में 100% की वृद्धि होती है और उसी संख्या के दहाई अंक में 50% की वृद्धि होती है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 19 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, तो इसमें एक तरीका होता है कि आप एक एक ऑप्शन उठा के चेक करें या फिर मान के लगाएं। मुझे तो एक एक ऑप्शन उठा के चेक करने में ठीक लगता है। जो इकाई अंक है उसमें 100% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इकाई अंक में 5 में अगर 65 को मान लो हम उठा लेते हैं 65 को, तो 5 में अगर 100% की वृद्धि होगी तो 5 और बढ़ जाएगा। 5 में 100% वृद्धि मतलब 5 और, तो 5 + 5 ये 10 हो गया। और दहाई अंक में क्या होता है? दहाई अंक में 50% की वृद्धि होती है, तो इसमें 6 में 50% की वृद्धि यानी कि 3, यानी कि ये 9 हो गया। यही तो हुआ, 9 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए तो ये जो संख्या अब बनेगी तो ये कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी? अब ये 10 हो गया और ये 9, तो ये बनेगा क्या? 91 ही तो बनेगा, 91 बनेगा। अब अगर इसको ये 9 बन जाएगा तो अंकों का अगर हम देखेंगे तो संयोजन अगर हम कर दें, सॉरी 91 नहीं, इसको जोड़ने की बात है ना, तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या से कितनी अधिक है? 19 अधिक आती है। मूल संख्या से 19 अधिक आती है। तो 65 और प्लस 19, 4 और 9 5 14 4 और सिलाई ये तो 84 7 1 8 इससे नहीं होगा, है ना। तो अगर ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा तो 10 और 9, उसका आंसर ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप इसको सॉल्व करिए। कौन सॉल्व करके बताएगा? थोड़ा सा कुछ फंस रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो नई गणना जो है, इकाई में ये 10 बन गया और यहाँ पे 9 बन गया, तो ये 84 तो आ नहीं रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर हम करें 5 3 और 3 ये 6 हो गया। हाँ, तो अभी तो और चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर करें 3 और 3 6 हो गया, 63 में करेंगे और 6 और प्लस 3 ये 9 हो गया, तो ये 96, ये भी नहीं। 24 को देखते हैं,
तो 4 और 4 ये 8 हो गया, ठीक है, और ये 2 और एक 3, 38। तो 38 और ये 15 का अंतर आ रहा है। अब 22 को करके देखें तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसमें तो एक भी, यही 65 ही हो सकता है, बाकी और तो कोई आ नहीं रहा है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यदि सिगरेट का कोड जिगरेट इस तरीके से, तो डायरेक्शन का कोड क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए किया क्या जा रहा है, CIG की जगह GIC, आगे के 3 बदले, तो इसको कर दीजिए RID, RID, और RID एक ही में दिया हुआ है, भाई यही हो जाएगा। अगर इसके बाद भी ना सेट होता तो आगे हम करते, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन जो मैथ वाला है ये वाला देख लीजिएगा आप लोग करके, कोई हल करके बता दीजिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, धन की एक अमुक राशि A, B और C के बीच क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी जानी है। कोई धन की एक राशि है जो ABC के बीच में 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी जानी है। धन की एक और राशि E और F के बीच बराबर बांटी जानी है। E और F के बीच बराबर बांटी जानी है। यदि F को A से रुपीज 1050 यानी कि 1050 रुपये कम मिले तो B को कितनी राशि मिलेगी। अब धन, कोई धन है ABC के बीच में 3, 4, 5 है, दूसरा है धन की एक राशि E और F के बीच में बराबर बांटी जानी है। यदि F को A से 1050 रुपये कम मिले तो B को कितनी राशि मिलेंगे, है ना। तो E F की जो राशि है वो अलग है, पहली राशि से उसका कोई संबंध नहीं है। ए और के बीच में जब हम हल करेंगे तो कोई संबंध तो होना चाहिए ना, तो इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, निकल ही नहीं सकता है ये, यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि अगर इधर और इधर में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। 450 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपये पर साधारण ब्याज की उसी दर से 40 पैसे का ब्याज मिलता है। ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, काफी बढ़िया सवाल है। तो 1 रुपये पे 4 वर्ष का जो ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज, यहाँ 4 वर्ष, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष दिया हुआ है ना, तो 1 रुपये पर 4 वर्ष बाद जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, ये 4 साल है, 0.40, यानी अगर दर निकालें तो यहाँ पर दर आ जाएगी 10%। अब इसी के हिसाब से उसको निकाल देना है। तो कितना रुपया दिया है 450, समय कितना दिया है 2 साल, दर कितनी हो जाएगी 10, तो कितना मिलेगा प्रतिशत में, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, 45 दूनी ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, DPSP बाद में, ग्राम पंचायतों का गठन, बताइए। ये तो पहले से था, आर्टिकल कौन बताएगा, आर्टिकल बताइए, कौन बताएगा, आर्टिकल बताइए इसमें। गोवध निषेध, ये भी पहले से था। समान नागरिक संहिता, बताइए। और मुफ्त कानूनी सहायता, ये क्या है, आर्टिकल, जिसने में देखिए ऐसे लगा है 39A, ए लगा हुआ ना, ये बाद में ही जोड़ा गया। भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा हो जाएगा, भाग 4, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है कि 39A, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, 1976 में। कौन सा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है, सॉरी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पूछा क्या जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, तो ये किसके तहत करता है, आर्टिकल 32 के तहत करता है, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था इसको, हृदय प्लस आत्मा, इन्होंने क्या कहा था, हृदय और आत्मा कहा था।
और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नागरिक जा सकते हैं कि नहीं। अब यही अगर आपसे हाई कोर्ट को लेके पूछ ले तो हाई कोर्ट के संदर्भ में ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 226, है ना, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत यही अधिकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा कहा संविधान की, बाकी 226 के तहत, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध ये टिहरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, टिहरी में, और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी यानी कि ये उत्तराखंड में है, और भागीरथी नदी पर ये टिहरी बांध के नीचे की ओर इसको नीचे निर्मित किया गया है। ये जल विद्युत परियोजना जो है ये है, और जल विद्युत में प्रवाह की जरूरत होती है, फ्लो की जरूरत होती है, तो फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ये बनाया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ, तो 1931 में बात है अक्टूबर की, और अक्टूबर में ये 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर की बात है। इलाहाबाद में किसानों की एक विशाल सभा का आयोजन नेहरू करते हैं, और वहीं पर इलाहाबाद में किसानों की सभा को ये संबोधित करते हैं। और वहाँ पर उस समय हुआ क्या था, उस समय जो माहौल था, जो परिवेश था, वो ये था कि लोगों के पास आर्थिक मंदी के कारण लगान देने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं था, और पैसा न होने के कारण लगान देने की स्थिति में थे नहीं किसान। तो नेहरू ने किसानों को भूस्वामियों को लगान न देने की सलाह दी थी, और औपनिवेशिक शासन की जो आर्थिक नींव थी उसको चुनौती देने का कार्य पंडित नेहरू ने इसमें किया था। तो करबंदी आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है, और ये वही समय है जिस समय 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे ना, याद करिए। अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काशी, वाराणसी जिसको आप कहते हैं, पहले इसको काशी कहा जाता था ना, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे राजा जो थे वो अश्वसेन थे, राजा अश्वसेन थे, और इनकी माता का नाम क्या था, वामा। इनकी माता का नाम वामा था। राज परिवार से ये बिलोंग करते थे। 30 साल के थे जब इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया था, अपना घर इन्होंने छोड़ दिया था और तपस्या के लिए चले गए थे। ठीक है, और काशी की बात अगर हम करें तो काशी जितना पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए रहा है उतना ही पवित्र स्थल जैनों के लिए भी रहा है। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे। चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव और रामदास, ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वारकरी संप्रदाय का जो संत था वो यहाँ पर कौन कौन थे, तो यहाँ पर एक तो हो जाएंगे ज्ञानेश्वर। वारकरी संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये महाराष्ट्र का, ये जो है ये महाराष्ट्र का एक भक्ति संप्रदाय है, और ये विठोबा की पूजा करते थे। किसकी, विठोबा की पूजा करते थे। विठोबा की ये पूजा करने वाले लोग हैं। ज्ञानेश्वर और नामदेव, एक ज्ञानेश्वर और दूसरा नामदेव, यानी कि दूसरा और तीसरा, ये प्रभावशाली संत रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक प्रसिद्ध रचना ये मराठी में की थी, और जो ये रामदास की जहां तक बात करें तो रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। शिवा जी के गुरु थे, ये धरकरी से संबंधित थे। ठीक है, और महानुभाव संप्रदाय से रिलेटेड थे चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय से ये चक्रधर रिलेटेड थे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, दूसरा और तीसरा। कश्मीर के किस शासक के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो एक तो महाभारत का अनुवाद हुआ और दूसरा राजतरंगिणी का, तो ये था जैनुल आबदीन, है ना।
जैनुल आबदीन को, ये वही जैनुल आबदीन है जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था, कश्मीर का अकबर कहा जाता था, ठीक है। और ये काफी न्यायप्रिय व्यक्ति थे, साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे, और इसी कारण से इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ ने लिखा था, कल्हड़ की क्या राजतरंगिणी है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, जैनुल आबदीन ने विद्वानों को संरक्षण दिया और फारसी और संस्कृत जो संस्कृतियां थी उनका मिलन कराने का इन्होंने कार्य किया। महाभारत का फारसी अनुवाद स्थानीय ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध है? संगोला की संधि से, तो संगोला की जो संधि हुई थी वो पेशवा ये राजाराम द्वितीय और पेशवा के बीच में हुई थी। तो ये बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव जो मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा के बीच, तो ये बालाजी बाजीराव थे। और इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और छत्रपति को मात्र एक नाम मात्र का प्रमुख इसमें बना दिया गया था इस संधि के बाद, और प्रशासन जो है वो सीधे उस समय फिर पुणे से चलने लगा था। तो ये जो पेशवा के बारे में पूछा जाता है कि पेशवा नाम मात्र का प्रमुख रह गया, तो ये वही संधि थी, ये संगोला की संधि। कौन सी संधि? ये संगोला की संधि। पेशवा नाम मात्र का रह गया, नाम मात्र का, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बालाजी, ये तो हो गया आंसर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था, तो ये कहां पर दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय दिया था। किस आंदोलन के समय? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, है ना। और उन्होंने कहा था कि जनता पूर्णतः असहयोग करे, और तब तक असहयोग करे जब तक स्वराज की प्राप्ति न हो जाए। और इन्होंने लक्ष्य रखा था कि एक वर्ष में हम लोग कर ले जाएंगे। तो बात है दिसंबर 1920 की, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इस लक्ष्य की पुष्टि कर दी गई थी। 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, तो उसमें इसकी पुष्टि की गई थी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। किसके? एक तो रॉलेट एक्ट, और दूसरा आप याद रखेंगे जलियांवाला, रिलेटेड घटनाएं हैं। जलियांवाला बाग, ये जो हत्याकांड है इसी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर चौरी चौरा का जो कांड हुआ, चौरी चौरा के कांड के बाद इन्होंने इसको वापस ले लिया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो ये देखिए, ये किसानों से जुड़ा हुआ था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरोध में संचालित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी को सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, तो ये गलत हो जाएगा, और ये केवल चंपारण तक सीमित था। इसकी जो सफलता है वो चंपारण तक सीमित थी, ये वहां तक नहीं था कि कहीं पर भी पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर ये नहीं जा पाया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया था? बहुत ज्यादा धन। महारानी अहिल्याबाई होलकर, ये इंदौर की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? इंदौर की। पहली बात ये याद रखिएगा, बहुत न्यायप्रिय थी, बड़ी धार्मिक शासिका ये मानी जाती हैं। भारत में कई जगहों पर उन्होंने घाट बनवाए, मंदिर बनवाए, ये सब कार्य उन्होंने, धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण कराया था। तो चाहे रामेश्वरम हो, चाहे पुरी हो, और चाहे द्वारका हो, और चाहे केदारनाथ हो, हर जगह पर उन्होंने क्या किया था, ये कार्य किए थे। और वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जो अभी वर्तमान में आप रूप देख रहे हैं, जो मूल मंदिर की बात है, तो कॉरिडोर बन गया है, तो मूल मंदिर वर्तमान स्वरूप उन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तुगलक वंश के किस शासक से ने स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था? है ना, ये कट्टरपंथी शासक था और काफी धार्मिक कट्टर शासक माना जाता है, धार्मिकता के तौर पर कट्टर धार्मिक था। और सत्ता की वैधता के लिए मिस्र के खलीफा से इसने मान्यता भी ली थी। कहाँ से? मिस्र के खलीफा से इसने मान्यता ली थी। और ये जो शासक है उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने खलीफा का नायब या प्रतिनिधि, इसने खुद को क्या कहा था? खलीफा का नायब, खलीफा का नायब या खलीफा का प्रतिनिधि, इस तौर पर खुद को इसने क्या किया था? घोषित किया था। और ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, ब्राह्मणों पर इसने क्या किया था? जजिया कर लगाने का काम किया था। हालांकि इसने अस्पताल भी बनवाए, नहरें भी बनवाई, कई जन कल्याणकारी भी इसने किए थे। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसने या किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो राज्यसभा में भी नहीं है और राज्य विधान परिषदों में, दोनों में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसी भी जाति या समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। दोनों उच्च सदन है, एक वहाँ का सेंटर का और यहाँ एक स्टेट का। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और सार्वभौमिक जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को क्या किया था? अपनाया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? यूएन असेंबली के द्वारा। यूएन असेंबली के द्वारा इसको अपनाया गया था। और इसमें जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या कितनी है? 30। बुनियादी मानवाधिकार और स्वतंत्रताओं की बात ये करते हैं। और ये दस्तावेज जो है ये पूरी दुनिया भर में मानवाधिकार संरक्षण का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, इनको माना जाता है। और मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि इसको अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनने का रिकॉर्ड रहा है? तो ये 9 बार सरकारें बनी थी, ये बिहार में बनी थी 9 बार। गठबंधन सरकार कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए, ठीक है। और आया राम गया राम की संस्कृति थी उस समय, है ना। और कई बार यहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी उस समय लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा है, डॉन है, तुंगभद्रा है। जो तेल है, तेल किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। ये किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। बाकी ये भाई ये तेल जो है ये उड़ीसा में बहती है और ये महानदी की सहायक नदी है। बाकी जो है भीमा देखेंगे और डॉन देखेंगे, तुंगभद्रा देखेंगे। ये डॉन बड़ी छोटी नदी है लेकिन है इसी की कृष्णा की सहायक। भारत ने स्वदेशी हंसा 3 NG विमान का अनावरण किया। ये किस श्रेणी का विमान है? ये थोड़े सा पुराना, ये 2021 में ये अनावरण हुआ था, लेकिन हंसा तो आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से करंट भी आप याद रखिएगा। 2 सीटों वाला अत्याधुनिक प्रशिक्षण विमान होता है ये, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है ना। ये क्या है? इससे ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ये माना जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। भारत को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए किस वैश्विक संस्था के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया? बढ़िया प्रश्न है। 2025 से लेकर 29 तक ये प्रभावी रहेगा और भारी बहुमत से ये भारत ने जीता था। यूनेस्को में कार्यकारी बोर्ड में फिर से इसको चुना गया है, ठीक है। किसमें? यूनेस्को में चुना गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है, आपको फुल फॉर्म इसका बताना है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर लारी मार्कर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस की निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2010 से हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और भारत में चीतों की संख्या 32 है। वर्तमान में चीतों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब अगर ये कोई नया डेटा आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं तो पहला तीसरा तो बिल्कुल सही है ना। और अगर कहीं कोई चीतों की संख्या कम लगेगी
तो इसको चेंज कीजिएगा, नहीं तो ये तीनों वर्तमान में सही है। अगर कहीं से आपने पढ़ा है ये, है ना, पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा बिल्कुल सही है, पहला दूसरा कोई दिया नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, तो तीसरा भी इसको टिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई नया डेटा आपने अपडेट किया है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, बाकी पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने रेपो दर को 25 आधार अंकों की कसौटी के साथ 5.25% कर दिया, नई रेपो दर, और अभी फिर फरवरी में फिर से इसको बिना बदले 5.25 रखा गया। और आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है। तो बताइए, दोनों के दोनों ही बातें सही हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर भी अगर आपके पेपर के पहले अपडेट होता है तो उसको आप अपडेट कीजिएगा, नहीं तो ये सब ठीक है। अगला प्रश्न है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये लाल किला परिसर में। कहाँ पर? लाल किला परिसर में। और महाछठ पर्व और साथ में दिवाली, इन दोनों को क्या किया गया? यूनेस्को की अमूर्त सूची में घोषित किया गया। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची जो है ना, उसमें इसको घोषित किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के वर्षा के क्षेत्र है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शरद ऋतु में वर्षा होती है। शरद ऋतु के दौरान मानसून की लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो मानसून लौटता है तो कहाँ पर वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटों पर मानसून अक्टूबर नवंबर में ये वर्षा होती है। ठीक है, और इसी समय उत्तर पश्चिम भारत में विशेषकर आप देखेंगे तो पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ठीक है, तो शरद ऋतु में ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ पर होती है? ये एक तो आप करेंगे पंजाब और दूसरा ये तमिलनाडु। तो एक पंजाब हो जाएगा और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, तो इनको दोनों को, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इस समय की जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ये गेहूं की फसल के लिए काफी ठीक ठाक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ उत्पादित होता है? शहतूत। शहतूत ये सबसे महंगा ऊन है, सबसे बेहतरीन ऊन है, बहुत ही कोमल होता है। और ये जो तिब्बती एंटीलोप होते हैं ना, एंटीलोप्स, तो तिब्बती जो एंटीलोप्स हैं और एंटीलोप के साथ जो चीरू होते हैं, चीरू, तो इनके बालों से ये बनाया जाता है। एंटीलोप्स और चीरू, इनके बालों से। और चीन के तिब्बती स्वायत्त जो पठार क्षेत्र है, तिब्बती स्वायत्त पठार क्षेत्र है, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो वहां पर ये, और ये चीन में आपको टिक करना होगा। और ये संकटग्रस्त प्रजातियां भी हो गई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग होती है, तो इनको मार के इनका ये ऊन निकाला जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्द, बांग्लादेशी, मधेसी, नेपाल और रोहिंग्या म्यांमार। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो मधेसी नेपाल सही है, रोहिंग्या म्यांमार सही है। जो कुर्द हैं, कुर्द बांग्लादेश में नहीं है, इराक, तुर्की, सीरिया, ईरान, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो कुर्द हैं ये इराक, तुर्की, सीरिया, इराक में पाए जाएंगे, तुर्की में पाए जाएंगे, सीरिया में पाए जाएंगे, ईरान में पाए जाएंगे। अब देखिए, ऐसे सवाल अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी। और ऑप्शनल में भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं डिटेल बता दूंगा, तो उसको भी आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, रोहिंग्या और मधेसी ये तो सही है, बाकी यहाँ पर एक ये कुर्द वाला गलत दिया हुआ है। अंडरग्राउंड रेलवे, आम, ताले, चावल। अब देखिए, ऐसा सवाल, ये पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, अंडरग्राउंड रेलवे, ये कलकत्ता, ये 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए, तो एक ही में देखिए दिया है। और ये जो है आम, ये रत्नागिरी हो जाएगा, 1 का बी, ताले अलीगढ़, 4 का सी, और डी का 3 ये चावल देहरादून। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये जीआई टैग्स मिले हुए उत्पाद है,
इनको क्या मिला हुआ है, जीआई टैक्स। जीआई टैक्स। देहरादून में बासमती चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, वहाँ की खुशबू बहुत अच्छी होती है चावल की। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो चिनार ये इडुक्की में पड़ता है, इडुक्की, इडुक्की में ये पड़ता है, और ये पड़ता है केरल में। ठीक है। और ये यहाँ पर एक ग्रेड जॉइंट स्क्विरल जो विशाल गिलहरी के तौर पर जानी जाती है, ग्रेट जाइंट स्क्रिल, जो ग्रैंड जॉइंट स्क्रिल है, ये यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है। तो घुली जल प्रदूषण का अगर निर्धारण करना है तो क्या आप चेक करेंगे नदी जल में, तो नदी जल में आपको चेक करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन, है ना। घुली हुई जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन से इसको मापा जाता है। और जो बीओडी है, जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो काफ़ी अच्छा तरीका है। ठीक है। और जब जल में कार्बनिक अपशिष्ट बढ़ते हैं तो सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का अधिक उपयोग करने लगते हैं। ऑक्सीजन का जब अधिक उपयोग वो करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि जल कितना है, प्रदूषित है, क्या है, ये सब पता चल जाता है। तो सीधे तौर पर अधिक प्रदूषित जल में बीओडी का जो स्तर होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। अगर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो जल है वो क्या है, प्रदूषण, उसका देखा जाए तो प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बात समझ में। तो ये रहा आपका आज का ये प्रैक्टिस सेट। और जैसा कि मैंने कहा कि अब आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस यहाँ पर हमारे यहाँ कर सकते हैं। और द सक्सेस प्रेप ऐप को आप डाउनलोड करिए। द सक्सेस प्रेप ऐप आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे ऐसे द सक्सेस प्रेप तो आपको ये मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, देखिए THE द सक्सेस प्रेप, इसको आप ऐसे लिखेंगे मिल जाएगा। और अपना पसंदीदा जो भी आपके उपयोग का कोई टेस्ट है आप इतना वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं, ये शेड्यूल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल से टेस्ट शुरू हो रहे हैं ये GS वाले, तो आप उसको तो कर ही लीजिए जैसा भी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये कर ही लीजिए। और बाकी सब्जेक्ट हम और आगे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि और सब्जेक्ट में भी हम सुविधाएं दें, जैसा कि आप लोगों की डिमांड लगातार आ रही है। थैंक यू सो मच।